देखिए आपको कोई बात बता रहे हैं, जितना भी अपने प्रणय ट्यूटोरियल ऐप पे वीडियोस थी ना, हमने परसों नरसों सारी वीडियो वायरल कर दी है, पब्लिक कर दी है। अब कोई भी उस वीडियो को देख सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। अपने चैनल प्रणय ट्यूटोरियल्स पे 1175 वीडियो है, 1175 वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ये कहना है कि आप लोग अपने कॉलेज में अपने कलीग्स को बताइए कि यूट्यूब पे प्रणय ट्यूटोरियल्स डालिए तो आपको 1175 वीडियोस का एक मतलब कलेक्शन मिलेगा। उसमें आप कोई भी टॉपिक डालिए, जैसे मान लीजिए उनको कर्व इन स्पेस पढ़ना है तो कर्व इन स्पेस बाई प्रणय ट्यूटोरियल्स डालेंगे तो मेरी जितनी वीडियोस है सब खुल जाएंगे, ठीक है। अगर वो टोपोलॉजिकल स्पेस बाई नयन गोयल बाई प्रणय ट्यूटोरियल्स डालेंगे तो सब खुल जाएगी, ठीक। तो उनको इतना बताइए। ये हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि बच्चों को हमारे फैकल्टी के बारे में पता चले, उनके पढ़ाने के बारे में पता चले। और ये वीडियोस 28 फरवरी को बंद कर दिए जाएंगे वापस से। 28 फरवरी तक के लिए हम लोगों ने ये खोला है और आप विश्वास नहीं करेंगे 3 दिन के अंदर अंदर 1500 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए। वो 1500 बच्चे कहीं और के नहीं, यही गोरखपुर और आसपास के, मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के ही हैं। इतना उनको लाभ मिल रहा है इससे, ठीक है। तो बस आप लोग अपने कलीग्स को इतना बताने की कोशिश करिए कि प्रणय ट्यूटोरियल्स नाम से एक ऐप है, वो हमारे कोचिंग का है, उस पर 1500, उसका पूरा नाम ही है प्रणय ट्यूटोरियल्स बाय नयन गोयल मोदी, मेरे ही नाम से है। तो आप प्रणय ट्यूटोरियल्स डालेंगे तो अपने सेंटर में जितनी वीडियोस रिकॉर्डेड होती है सारी वीडियोस आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अपने कलीग्स को, दोस्त यार को, सबको एक माउथ पब्लिसिटी का काम करिए। क्योंकि हमने क्या सुना है इस बार कि हमारा कोचिंग नया था, इस वजह से बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया कि नया कोचिंग है, पता नहीं कैसा रहे कैसा ना रहे। और बहुत से बच्चों को हमारे कोचिंग के बारे में पता ही नहीं चल पाया कि अच्छा ऐसा कोई नया कोचिंग भी खुला है या ऐसी कोई बात भी है। तो प्लीज़ आप लोग ये थोड़ा सा हेल्प करिए कि ये माउथ टू माउथ लोगों को बताने का काम करिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल दिखाना, उनको खुद जज करने दीजिए कि ये कोचिंग अच्छा है या खराब है। हमारे यहाँ की रिकॉर्डेड वीडियोस है, उनको पसंद आएगी तो वो एडमिशन लेंगे, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो सब 28 फरवरी तक के लिए ओपन कर दी गई है। आप जब भी कॉलेज जाए अपने लोगों दोस्तों के साथ बैठिए, उनको प्लीज़ एटलीस्ट एक बार ये चैनल दिखा दीजिएगा कि ये प्रणय ट्यूटोरियल्स हमारे कोचिंग का चैनल है, इतनी वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलती हैं। और 28 फरवरी के बाद एक क्रैश कोर्स का पैकेज लॉन्च होगा, ठीक है। उसमें हम आपको क्रैश कोर्स के पैकेज के लॉन्चिंग में एक क्रैश कोर्स का मटेरियल देंगे जिसको आप शॉर्ट टाइम में पढ़ के पास हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स को, एक बार कलीग्स को बता दीजिएगा, अपने कलीग्स को, जूनियर्स को, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, सबको मतलब नॉलेज में डाल दीजिएगा, ठीक है। उन्हीं के लिए ओपन किया गया है। चलिए क्या बता रहे हैं भाई? कर लीजिए ना। आपका वो वीडियो मिला कि नहीं मिला? चलने लगा है? चल रहा है तो कंप्लीट कर लीजिएगा उससे, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला फॉर कर्वेचर, हेडलाइन डालिए, फॉर्मूला फॉर कर्वेचर when the curve is given in parametric form. Formula for curvature when the curve is given in parametric form. Formula for curvature when the curve is given in parametric form. चलिए सुनिए, कल आप लोगों ने कर्वेचर का फॉर्मूला निकाला है, कप्पा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डबल डैश आई, ठीक है। डबल डैश का मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा? एस के। मतलब अगर हमको पता हो xi is equal to xis, then we can use this formula for finding out the curvature of a given curve at a given point, ठीक। अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में कर्व का इक्वेशन है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कर्वेचर को निकालने में किसी दिए हुए कर्व का किसी दिए हुए पॉइंट पर, ठीक। लेकिन तब क्या करेंगे जब हमारे पास कर्व का इक्वेशन हो xi is equal to xit। इस कंडीशन में हम कर्व के कर्वेचर का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? अब सवाल ये होता है, ठीक है। तो अब हमने आपको लिखवाया है
formula for curvature when the curve is given in parametric form. पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मतलब हुआ? xi is equal to xi t. ठीक है, लिखिए let the equation of curve is ये xi is equal to xi t, इक्वेशन नंबर 1. xi is equal to xi t, इक्वेशन नंबर 1. नीचे से लिखिए where t is parameter of curve. Where t is parameter of curve. Where t is parameter of curve. नीचे से लिखिए then. एक बार पीछे हम एक आर्टिकल पढ़ा रहे थे, वहां हमने डैश को डॉट में कन्वर्ट करना सिखाया था. डैश को किसमें कन्वर्ट करना सिखाया था? डॉट में. और कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी इस्तेमाल होना है, कई बार ये पूछता है. हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हम किसी तरह से डैश को डॉट में कन्वर्ट कर दें और इसमें पुट कर दें तो डॉट में होने के कारण ये हमारा काम तो बन जाएगा, क्योंकि डॉट हमको इससे आराम से मिल जाएगा. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि डैश को किसमें कन्वर्ट करेंगे? डॉट में. वहां कैसे किए तो वो बता रहे, देखिए वहां पे आपने किया था x डैश i इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है dxi by ds. This implies that x dash i is equal to, हमने कहा था xi किसका फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? तो dy dt xi into dt by ds. This implies that x dash i is equal to, इसका मतलब होता है x dot i upon s dot. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में लिए अब क्या चाहिए हमको? सेकंड ऑर्डर. वहां पे भी हमने आपको सेकंड ऑर्डर निकलवाया था. ठीक है, देखिए अगेन x डबल डैश i इज इक्वल टू, क्या मतलब होगा इसका? d2xi अपॉन ds स्क्वायर. इसका क्या मतलब होगा? d कितनी बार है? 2 बार है ना. xi कितनी बार है? 1 बार. ds कितनी बार है? 2 बार. ठीक. This implies that x double dash i is equal to d by ds, इसकी जगह x dot i upon s dot लिख सकते हैं. फिर देखिए डॉट होने के कारण ये भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डॉट होने के कारण ये भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा. तो चेंज कर दीजिए. s की जगह हमने क्या बना दिया? t. s की जगह t, ब्रैकेट वाला टर्म, फिर dt by ds. ठीक. x dot i upon. This implies that x double dash i is equal to, इसका मतलब होता है s dot. तो 1 upon s dot हमने बाहर कर दिया. ठीक है. ठीक. अब इसको करवाइए डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, बारी बारी से कराइए. सबसे पहले नीचे वाले को ऐसे ही उतारेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही उतारेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, होल अपॉन नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे. ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट x डबल डैश i इज इक्वल टू, इससे देखिए ये और ये मिल करके देंगे 1 अपॉन s डॉट का क्यूब, ब्रैकेट में मिलेगा s डॉट x डबल डॉट i माइनस x डॉट i डबल. ठीक. मिल गया डबल डैश डॉट के रिस्पेक्ट में. उस फॉर्मूला
फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्वेचर। रख रहे हैं, कैलकुलेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सब भाई, ये चैप्टर प्रैक्टिस खूब कर लीजिए, नंबर दिलाएगा, सब समझ रहे हैं। आप अगर बीएससी ढंग के नंबर से लेके एमएससी लेके किस्मत बदल जाएगी, समझ लीजिए एकदम किस्मत आपकी बदल करके सामने आएगी। Hence the curvature kappa is given by, देखिए कप्पा इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स डबल डैश आई एक्स डबल डैश आई। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में एस डॉट एक्स डबल डॉट आई माइनस एक्स डॉट आई एस डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यूब, फिर एस डॉट एक्स डबल डॉट आई माइनस एक्स डॉट आई एस डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यूब। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का क्यूब अंडर रूट में, जागृति समोसा खाने लग गई थी क्या, मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इस पूरे का इस पूरे में, देखिए एस डॉट लिखे एस डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट आई एक्स डबल डॉट आई, ठीक, माइनस एस डॉट एस डबल डॉट एक्स डॉट डबल डॉट आई एक्स डॉट आई वाले टर्म का कभी स्क्वायर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका इसमें माइनस एस डॉट एस डबल डॉट एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट आई प्लस एस डबल डॉट का स्क्वायर एक्स डॉट आई एक्स डॉट आई, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का क्यूब अंडर रूट में, देखिएगा एस डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट आई एक्स डबल डॉट आई माइनस ये और ये ऐड होगा टू एस डॉट एस डबल डॉट एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट आई प्लस एस डबल डॉट का स्क्वायर एक्स डॉट आई एक्स डॉट आई, ठीक है। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, since we know that, एक बार हमने आप लोग को लिखवाया था आर्क लेंथ के फॉर्मूले में s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट आई x डॉट आई। दिस इंप्लाइज दैट s डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट आई x डॉट आई। डिफरेंशिएट कराइए, 2s डॉट s डबल डॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बारी बारी से करेंगे, बोलिए x डबल डॉट आई x डॉट आई x डॉट आई। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्युटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, कम्युटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा, मिलेगा 2s डॉट s डबल डॉट इज इक्वल टू 2x डॉट i x डबल डॉट i। दिस इंप्लाइज दैट s डॉट s डबल डॉट इज इक्वल टू x डॉट i x डबल डॉट i। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन नंबर 3।
इसका यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग दिस, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, चलिए कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का क्यूब अंडर रूट में एक्स डॉट आई, एक्स डबल डॉट आई की जगह ये टर्म रख देंगे। ठीक है, लिखवाइए क्या मिलेगा, एस डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट आई, एक्स डबल डॉट आई माइनस, अगर इसकी जगह ये रख दें तो मेरे हिसाब से मिलेगा एस डॉट का स्क्वायर एस डबल डॉट का स्क्वायर। एक बार चेक करें, 2 के साथ 2 एस डॉट का स्क्वायर एस डबल डॉट का स्क्वायर, देख लीजिए मिलेगा। ठीक है निश्चित करो, प्लस एस डबल डॉट का स्क्वायर, इसको देखिए एक्स डॉट आई की जगह एस डॉट का स्क्वायर रख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का क्यूब अंडर रूट एस डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट आई माइनस सॉल्व होकर के एस डॉट का स्क्वायर एस डबल डॉट का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का स्क्वायर कॉमन होगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा एस डॉट का स्क्वायर अंडर रूट में एक्स डबल डॉट आई माइनस एस डबल डॉट का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट का स्क्वायर अंडर रूट में इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स डबल डॉट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स डबल डॉट 3 का स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट का स्क्वायर। क्यों भाई लिख सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला। ठीक है, उतार डालेंगे कहां से तक लिखे, देन यहां से उतार। ये कह रहे थे अब आप लोग एमएससी में अप्रोच कर जाएंगे, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक में एग्जाम खत्म हो जाएगा, अप्रैल मैक्सिमम। आप लोगों में से जो भी लोग 10th 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, शाम में, सुबह तो कॉलेज जाना रहेगा, शाम में 4 बजे से वो अपना रिज्यूमे डाल देंगे। चाहे आप लोग हो, चाहे आपके कोई दोस्त यार हो, जितने लोग भी हो अपना अपना डाल देंगे पढ़ाने के लिए। उसके बाद जितने लोगों का रिज्यूमे आएगा उन सबको एक दिन बुला करके यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये होगा 10 मिनट दिया जाएगा, आप अपना कोई भी मनचाहे टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसमें से जो सेलेक्ट होगा उसको हमारे अपॉइंट किया जाएगा। इस साल से हम लोग यहाँ 9th 10th 11th 12th भी चलेगा, पिछले साल हम लोग नहीं चलाए थे। ठीक है, 9th 10th 11th 12th मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी आपके दोस्त यार हो, आप लोग हो, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, पढ़ाना चाहते हो, वो अपना रिज्यूमे डाल देंगे। ठीक है, रिज्यूमे डालने की डेट है 5 मार्च तक। 5 मार्च के बाद रिज्यूमे ले लिया जाएगा और आपका 8-10 के आसपास टेस्ट ऑर्गेनाइज करके आपको फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अपना आपका रिज्यूमे डाल देंगे 9th 10th 11th 12th के, उसमें क्या क्लास पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, क्या सब्जेक्ट है, ये जरूर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, 9th 10th 11th 12th में पेमेंट भी हम स्ट्रक्चर भी आपको बता दें, 20-80 का रेशियो रहेगा, 80% आपका 20% हमारा, ये भी हम साफ बता रहे हैं। मतलब उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप ले जाएं, हमको कुछ ना रखना पड़े।
किसी टॉपिक पे आप फंसते हैं, दिक्कत आती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सब लोग नहीं यहाँ पे आपस में डिस्कस करके क्लियर करके पढ़ा लीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो डर गए, हमको तो आता नहीं, हम क्या करेंगे। हम लोग बैठे हैं। पहले 9th 10th 11th 12th हम लोग स्कूल की फैकल्टी रख रहे थे। बाद में सर ने बोला, आपके सर ने, कि स्कूल फैकल्टी रखने से अच्छा न्यू कमर्शियल को मौका दीजिए। होता क्या है, आप लोग हमेशा कॉलेज की उसके टीचर ढूंढते तो न्यू कमर्शियल हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं। न्यू कमर्शियल के ऊपर मौका दे करके देखिए, वो उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये बात चलो ठीक है, एक बार हम लोग ये काम किया जाए। शाम में केवल आप लोगों को देख करके रखा गया कि किसी के कॉलेज में कोई मतलब ना उत्पन्न हो, जिसको कॉलेज जाना है वो जा सके, जिसको कहीं कोचिंग करना है कर ले। शाम का इसलिए शिफ्ट में रखा गया ताकि आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो लोग इंटरेस्टेड है अपना रिज्यूमे डाल देंगे।
फंडामेंटल फॉर्म दी है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हटा दीजिए। कर्विंग स्पेस खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर आपका मान लीजिए 6 लेक्चर। फरवरी में आपका हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री खत्म कर देंगे, ठीक है, चाहे जैसे भी खत्म करें, एक्स्ट्रा लेके चाहे जो भी। मार्च में 10 दिन रहेगा ना, 10 दिन का मतलब 20 घंटा, 2-2 घंटे के हिसाब से 20 घंटा, उसमें आपका मैट्रिक स्पेस का 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। सात आठ घंटा कंटिन्यूटी वाला रहेगा और 3-4 घंटा आपका दूसरा चैप्टर रहेगा। बोर्ड्स के एग्जाम की भी डेट नहीं आई है ना, किसी के घर कोई भाई पढ़ता है आपके यहाँ, किस बोर्ड्स में? बीएससी यूपी का भी आपको पता लग ही जाएगा। एक बच्चा बोर्ड का होता है तो बाकी सबसे कंपैरिजन करता है ना, बाकी बोर्ड वालों सारे यूपी की डेट आ गई और सीबीएसई की आगे हमारी रह गई है ना। आइए तो जरा बताइए, पेपर थोड़ा कम पढ़ते हैं, समझ ही नहीं मिलता पेपर पढ़िए। यूपी बोर्ड का सारा आया है? अरे हाँ, खबर नहीं है कल ही या परसों में था, और एसएससी वालों का भी है। कब से है? इसी 17 से फरवरी में। कब खत्म हुआ? 23 मार्च। नहीं, इसी जल्दी फरवरी में खत्म कर देंगे। किस क्लास में है आपके? 12th। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? किस स्कूल में? स्टेपिंग स्कूल में क्या? गुप्ता जी के हो? वैष्णो के हो? नया सेशन कब से शुरू हुआ है? 9th और 11th का आइडिया है स्टेपिंग स्कूल में? पता करें। वो मेरी किटी फ्रेंड है, इसलिए मुझे पता है। राजीव सर है ना? ध्यान रखिए, कभी भी आई
के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है। आई की जगह 1 2 3 आएगा तब स्क्वायर लगा सकते हैं। आई का आई से हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्क्वायर कभी नहीं लगाते हैं। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, बोले हो गया, लिखिए। अच्छा, कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या कहलाता था? कर्वेचर का उल्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। कर्वेचर को कप्पा से, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कर्वेचर का उल्टा, मतलब 1 अपॉन कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है, कैलकुलस में था ये सब, है ना। लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ, इसी के नीचे से लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर कप्पा, the reciprocal of curvature kappa is called radius of curvature, is called radius of curvature, and it is denoted by rho, and it is denoted by rho। नीचे से लिखिए, thus rho is equal to 1 upon kappa, thus rho is equal to 1 upon kappa। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, the vector whose component are t dash I, the vector whose component are t dash I is called the curvature vector, is called the curvature vector। The vector whose component are t dash I is called the curvature vector। मतलब कर्वेचर, किसी कर्व के किसी पॉइंट का जो कर्वेचर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन टी डैश आई होता है। किसी कर्व के किसी पॉइंट का जो कर्वेचर होता है उसका रेडियस वेक्टर, उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? टी डैश आई होता है। मतलब कर्वेचर के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर टी डैश आई मिलेगा। कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टी आई, कर्व के कर्वेचर पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टी डैश आई। ठीक है, थ्योरम लिखिए, 3 थ्योरम कराएंगे, तीनों में से एक पेपर में मिल जाएगा। इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आपको पेपर में मिलेगा हर हाल में। लिखिए, prove that the necessary and sufficient condition, prove that the necessary and sufficient condition for the curve to be a straight line, for a curve to be a straight line is that kappa is equal to 0, is that kappa is equal to 0 at all the points of the curve, at all the points of the curve,
क्या मतलब, इधर देखिए, कोई कर्व है, कर्वेचर की देसी भाषा समझते हैं? कर्वेचर मतलब होता है मुड़ा हुआ। जो चीज जितनी मुड़ी होगी उसका कर्वेचर उतना ज्यादा होगा, जो चीज जितनी कम मुड़ी होगी उसका कर्वेचर उतना कम होगा। कह रहे हैं ये कोई कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कब? देसी भाषा में समझिए, कर्व है, मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ सीधा बन जाएगा अगर मुड़ा हुआ हिस्सा 0 हो जाए। मुड़े हुए हिस्से को कौन बताता है? कर्वेचर। अगर कर्वेचर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन में तब कन्वर्ट होता है जब उसका मुड़ा हुआ हिस्सा 0 हो जाए, अर्थात मुड़े हुए हिस्से को बताने वाला कर्वेचर 0 हो जाए हर एक बिंदु पर। ठीक, अब सुनिएगा, कर्वेचर अगर 0 हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तभी आप कहते हैं समतल दर्पण की रेडियस इनफाइनाइट होती है। कहते हैं ना, समतल दर्पण की रेडियस इनफाइनाइट होती है, यही है इनफाइनाइट, क्योंकि समतल दर्पण का कर्वेचर क्या होता है? 0, इसीलिए उसकी रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इस थ्योरम में सबसे पहले आप क्या मान लेंगे? कर्व को लेंगे, कर्व को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे तो कप्पा क्या आना चाहिए? 0। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, नेसेसरी कंडीशन। देखिए, हमने क्या बोला? नेसेसरी कंडीशन में कर्व को क्या मान लेंगे? स्ट्रेट लाइन, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि कप्पा क्या हो जाएगा? 0 है ना। नेसेसरी कंडीशन में कर्व को क्या मान लेंगे? स्ट्रेट लाइन, और प्रूफ करके दिखाएंगे कप्पा क्या होगा? 0। ठीक, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है तो जागृति स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? किसमें ऐसे पैरामीटर फॉर्म में की? जिसमें मन बता दीजिए, बस बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं, अरे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बताइए, आप तो एकदम ही अलग चले गए, 2 डायमेंशन में आ गए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बताइए, लिखवाए थे ना पहले दिन क्लास में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, क्या बताए थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? xi is equal to x naught I प्लस क्या बोले थे? ai और एक पैरामीटर t या s को दे दीजिए। शशिकला, तब इससे देखिए क्या मिला था? xi माइनस x नॉट I अपॉन ai इज इक्वल टू s। तभी दूसरा फॉर्म कहते हैं x1 माइनस x नॉट 1 अपॉन a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x नॉट 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू x3 माइनस x नॉट 3 अपॉन a3 इज इक्वल टू कोई पैरामीटर, कहते हैं ना, इसी से आया था ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक, मतलब कर्व हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन। आप किसी तरह से दिखा दीजिए कि इसके लिए कप्पा क्या होगा? 0। देखिए कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए, गजब हाल है। xi इज इक्वल टू xi t था, उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला। xi इज इक्वल टू xis था तो कितना छोटा सा फॉर्मूला। हमने यहाँ पे पैरामीटर क्या ले लिया? तो बस उस छोटे से फॉर्मूले के लिए x डबल डैश i निकाल लीजिए। जैसे ही x डबल डैश i का मान निकाल करके पुट करेंगे, कप्पा क्या आना चाहिए? x डबल डैश i के लिए इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? दिस इज द फिक्स पॉइंट, तो इसका डेरिवेटिव, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? केवल किसको डिफरेंशिएट करेंगे? दिख रहा है, फर्स्ट बार करेंगे तो ai, सेकंड बार करेंगे तो 0। s के रिस्पेक्ट में बाहु डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव, अगली बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 × 0 डबल 0,
रूट से निकलेगा तो 1 0, कम्मा का मान क्या आ गया, हो गया ना 0। वेरी गुड। लिखिए नेसेसरी कंडीशन। सपोज दैट द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, suppose that the curve is a straight line and let the equation of straight line is ये लिखिए, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। हो गया, नीचे से लिखिए where x naught I is a fixed point, where x naught I is a fixed point through which the line passes, and AI is the direction ratio of line। अब हम लोग को xi को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। नीचे से लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s comma we have। कल पता है हमने क्या कमाल की चीज देखी, अभी ये पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आया। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर हमने क्लास में दिया था उस पर 6.6 के व्यूज हुए हैं। 6.6 के व्यूज का मतलब समझ रहे हैं, 6600 से ज़्यादा लोग लगभग उसको देखे हैं। हम कल देखिए, हम सर ध्यान के देखिए ज़रा क्या स्थिति बच्चों की है। कितने दिन में, 3-4 दिन में। भाई हमने अपना वीडियो थोड़ा पहले खोल दिया था, बाकी सबका जो है परसों नरसों खोले हैं, परसों खोले, मान लीजिए परसों खोले, कल तो कुछ नहीं खुला है, परसों खुला है, नरसों खुला है। 6.6 के व्यूज़, मतलब अगर एक बच्चे ने भी कितनी बार भी देखा हो, 10 बार भी देखा हो, तो 660 लोग लगभग देख चुके हैं। 6.6 के व्यूज़ आपको भी मिल जाएगा, डाल के देखिएगा। कर्व इन स्पेस नहीं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था ना, डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय प्रणय ट्यूटोरियल्स, 6.6 के निकल के आएगा। और 20 मिनट का लेक्चर है, मात्र 20 मिनट 43 सेकंड का समथिंग, बीच में स्प्लिट हो गया होगा। 6.6 के व्यूज़, इसीलिए कह रहे हैं अपने दोस्तों को कम से कम बताइए, बस दिखाइए, बाकी तो देखना उनका काम है। एक बार उनको ये तो बताइए कि हाँ हमारे यहाँ का चैनल चलता है, ठीक है, बाकी वो खुद जज करेंगे। फिर लिखिए, करेंगे भाई, बताइए। x डैश i कांस्टेंट का डेरिवेटिव a i s का 1, x डैश i इज इक्वल टू a। अगेन डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to s comma v है, करेक्ट। x डबल डैश i ai का डेरिवेटिव, ठीक। फिर देखिए, लिखिए इतना, हो गया भाई।
इस केस में कर्व इज द स्ट्रेट लाइन, हेंस द कर्वेचर ऑफ द कर्व, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज स्ट्रेट लाइन, हेंस द कर्वेचर ऑफ द कर्व, ब्रैकेट में दैट इज स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट बंद, at any point pxi, at any point capital P bracket में xi is given by देखिए कर्वेचर कप्पा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x डबल डैश i, जीरो रखते ही आपको मिलेगा कप्पा इज इक्वल टू, मतलब जब हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका कर्वेचर क्या मिलेगा, जीरो। गिवन बाय फॉर्मूला लिखिए, नीचे से लिखिए कप्पा इज इक्वल टू जीरो। हो गया, फिर नीचे से लिखिए हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन at every point of curve, at every point of curve is zero। क्यों? क्योंकि pxi कैसा पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कोई चीज जीरो होगी, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वो चीज क्या होगी, जीरो होगी। अब डालिए दूसरा सफिशिएंट कंडीशन, सुनिए ध्यान से। पहले केस में आपने माना कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या प्रूफ किया, कर्वेचर इज इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए किसी कर्व के लिए कर्वेचर क्या है, जीरो, तो प्रूफ करके दिखाएंगे वो कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लिखिए conversely suppose that sufficient condition में बोल रहे हैं, conversely suppose that the curvature kappa of the curve, the curvature kappa of the curve at all the points on the curve, at all the points on the curve, at all the points on the curve is zero, is zero। नीचे से लिखिए that is kappa is equal to zero। अब हमको दिखाना है कि वो क्या मिलेगा, कर्व, स्ट्रेट लाइन। अगर हम किसी तरीके से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर ले तो क्या कन्वर्ट हो गया, कर्व किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में। देखिए कप्पा इज इक्वल टू जीरो का मतलब है x डबल डैश i इज इक्वल टू जीरो। कर्व के इक्वेशन के लिए हमको xi की जरूरत होगी, x डबल डैश i से xi कब मिलेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। कितनी बार, दो बार। चलिए लिखिए दिस इंप्लाइज दैट x डबल डैश i इज इक्वल टू जीरो। हो गया, फिर नीचे से लिखिए इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, integrating above equation comma we have, कराइए भाई, सतमीत बोलिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x डैश i इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन, पक्का ना, जीरो का इंटीग्रेशन 100%, साथ में एक कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x डैश i इज इक्वल टू, ठीक। देखिए
अगर कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह ना हो रहा हो तो थोड़ा कम जाइए और बैठ के घर पे पढ़ाई करिए। चक्कर क्या, नोट्स तो आपके पास है ही, नोट्स तो है ही ना, पढ़ना आपको है। ज़्यादा कॉलेज और कोचिंग के चक्कर में रहेंगे तो अब समय नहीं है, सब समय खत्म हो जाएगा और फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। तो अब अगर कोचिंग अगर कॉलेज खत्म हो गया तो बस अब जाने दीजिए, घर पे बैठ के ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप मान के चलिए मोटा मोटी 1 महीना आपके पास है बस, उसके बाद टाइम नहीं है। अब उसी 1 महीने में कोर्स भी कंप्लीट होना है, आपको पढ़ना भी है। 10 मार्च के बाद हर हाल में पेपर हो जाएगा, एकदम बीसी झक्की है, उसको झक चढ़ गई है, इसलिए अब पेपर खत्म कर रहा है। सोचिए प्री पीएचडी के एग्जाम की डेट 18 से निकाल दी है, अभी हम दे के फ्री हुए हैं, दूसरे सेशन की मतलब जो 2 साल बाद एडमिशन हुआ था उसकी 18 से डेट, एकदम झक्की बीसी है। तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए नीचे से, वेयर AI is constant of integration, where AI is constant of integration, where AI is constant of integration। फिर नीचे से लिखिए, again integrating above with respect to S, again integrating above with respect to S, comma we have बताइए भाई, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो xi इज इक्वल टू AI कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन s, एक नया कांस्टेंट जुड़ेगा bi। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो कहां से पास कर रही है, जिसका डायरेक्शन रेशियो उतार। नीचे से उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिएगा, xi इज इक्वल टू xi नॉट की जगह bi ai। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे से लिखिए, where bi is also a constant, where bi is also a constant, where bi is also a constant, full stop, the equation 3 represents a straight line, the equation 3 represents a straight line for all the values of AI and BI, for all the values of AI and BI, full stop। नीचे से लिखिए, hence the curve is a straight line, hence the curve is a straight line।